हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपके सामने आज मैं जिस चैप्टर को लेके आया हूँ वो क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन से चैप्टर नंबर 2 है। आइए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की कुछ कहानी कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले दुनिया में सेट आया था, सेट से रिलेशन बना था, रिलेशन से फंक्शन बना था और फंक्शन से बना था एडवांस मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, जो 11th और 12th स्टैंडर्ड पर है, इस मैथमेटिक्स को एडवांस मैथ कहा जाता है। ये ऐसे ही आपके लाइफ में नहीं आया, ऐसे ही ये दुनिया में नहीं आया। इस एडवांस मैथ को दुनिया में आने के बहुत सारे चरण कंप्लीट होते हैं। सर क्या क्या चरण है वो? सबसे पहले एक बार और आपको रिपीट करता हूं। सबसे पहले दुनिया में सेट आया, सेट से बना रिलेशन, रिलेशन से बनता है फंक्शन और फंक्शन से बनता है एडवांस मैथ। जिस मैथ को आप लोग पढ़ते हैं, इस मैथ को एडवांस मैथ कहा जाता है। अब एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर सेट क्या होता है, सेट से रिलेशन कैसे बनता है, रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है, और जो मैथमेटिक्स में सारा पोर्शन है ये एडवांस मैथमेटिक्स क्यों कहा जाता है। तो सेट क्या होता है? देखो सेट के लिए मैंने एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। A well-defined collection of object is called set. A well-defined collection of object is called set. कोई भी well-defined collection set कहलाता है। सर कैसे? कैसे सर? अभी बताता हूं मैंने कहा a well-defined collection of object is called set. कोई भी well-defined collection set कहलाता है। सर कैसे? फिर यही क्वेश्चन हमने आप लोगों से आपसे पूछा। अब मैं पूरे डीप में जाता हूं। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि मैं ज्यादा डीप में सेट के नहीं जाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने से पहले रिलेशन सेट को थोड़ा सा समझाना जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा सेट के बारे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं रिलेशन पे चला जाऊंगा। मान लीजिए इस वक्त मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, बेटा आप ये बताइए कि इस वक्त तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। उसने सभी बच्चों की काउंटिंग की 1 2 3 4 करके, और उसने मुझे काउंटिंग करके बताया कि सर 20 हैं। मैंने कहा बेटा सब बच्चों की लिस्ट बना के मुझे दे। तो उसने मुझे एक एक बच्चे के नाम की लिस्ट मुझे दी। मैंने काउंटिंग किया 20, क्योंकि वे 20 स्टूडेंट ही थे। उसके बाद यही क्वेश्चन मैंने उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पूछा, बेटा इस वक्त तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। उसने मुझे कहा सर 20 स्टूडेंट एट दिस टाइम। इस वक्त जो मेरी आपकी क्लास में हम स्टूडेंट्स हैं वो 20 है। ये क्वेश्चन मैंने उसी क्लास में तीसरे स्टूडेंट से पूछा, उसने भी मुझे 20 स्टूडेंट ही बताए, और मैंने तीनों बच्चों से अलग अलग लिस्ट मांगी। तो सब बच्चों ने, तीनों के तीनों बच्चों ने मुझे लिस्ट बना के दी थी। पहले स्टूडेंट का जो आंसर आया था वो 20 स्टूडेंट्स था, दूसरे का भी 20 स्टूडेंट्स था, तीसरे का भी 20 स्टूडेंट्स था। यार 20 स्टूडेंट्स ही तो बताते वो, क्योंकि टोटल स्टूडेंट क्लास में 20 ही थे। बस इट इज सेट, यही सेट है। सर क्यों ये सेट क्यों? क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कहीं भी जाकर के पूछो किसी एक क्वेश्चन के बारे में, और उस क्वेश्चन का आंसर हर बार आपको एक डेफिनेट आंसर मिले, और वो डेफिनेट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि बताइए बेटा आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। पहले वाले ने 20 कहा, दूसरे वाले ने 20 कहा, तीसरे वाले ने 20 कहा, क्योंकि 20 स्टूडेंट ही तो थे, तो इट इज सेट, ये सेट है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उसी क्लास में दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूं, या यूं कह लीजिए, मान लीजिए हम लोग यूपी के रहने वाले हैं वैसे हम लोग, और हमने अपने यूपी वाले किसी स्टूडेंट से पूछा, किसी जनरल आदमी से पूछा कि आप ये बताइए कितने अल्फाबेट होते हैं, अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो उसने मुझे कहा सर 26 होते हैं। ये बात मैंने एमपी वालों से जाके पूछी कि बताइए आप लोग कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं। उसने भी कहा सर 26 होते हैं। यही बात मैंने महाराष्ट्र वालों से जाके पूछी, अंग्रेजी में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं। तो उसने भी 26 ही आंसर दिया, चूंकि अल्फाबेट अंग्रेजी के 26 होते हैं। इट इज सेट, यही तो सेट है। क्योंकि यूपी वाले भी जिस क्वेश्चन का आंसर 26 बता रहे थे,
वही क्वेश्चन का आंसर एक तरह से महाराष्ट्र वालों ने भी बताया, एमपी वालों ने भी बताया 26, इट इज सेट। क्या? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 26 ही था। तीनों के आंसर एक जैसे आए तो हम इसको सेट बोलते हैं। यानी कि किसी क्वेश्चन का आंसर चाहे आप यूपी वालों से जाके पूछो, एमपी वालों से जाके पूछो, महाराष्ट्र वालों से जाके पूछो, और उन्होंने एक जैसा आंसर दिया तो इसका मतलब ये सेट है। सर आपने दो एग्जांपल लिए कि सेट क्या होता है, अब ऐसा एग्जांपल लीजिए कि जो सेट नहीं होता है। बिल्कुल सही। मैंने अब की बार कुछ ऐसी कहानी पूछी, अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछी कि बता बेटा, आप मुझे ये बताइए इंडियन क्रिकेट टीम में जो टोटल 11 प्लेयर्स किसी क्रिकेट मैच में खेल रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है। मैंने पहले स्टूडेंट से जवाब मांगा, उसने मुझे कहा सर विराट कोहली। यही जवाब मैंने उसी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पूछा, बेटा आप मुझे ये बताइए सबसे अच्छा बैट्समैन कौन है। उसने कहा सर मेरी नजर में तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा। फिर यही क्वेश्चन मैंने तीसरे स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बता बेटा आपको कौन सा प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में बैट्समैन के रूप में अच्छा लगता है। उसने जवाब दिया सर मेरी नजर में तो शिखर धवन है। यहां तीन स्टूडेंट से मैंने एक क्वेश्चन अलग अलग करके पूछा, तीनों स्टूडेंट ने मुझे अलग अलग आंसर दिया। इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तीनों स्टूडेंट से बिल्कुल अलग अलग मिल रहा था। अगर वे तीनों एक ही चॉइस को करते, एक ही चॉइस को फॉलो करते, तो मैं कहता कि ये सेट है। सिंपल लैंग्वेज में बात कहूं, अगर किसी बात को लेके सभी बंदों की राय एक जैसी हो जाए तो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। अगर राय में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सेट नहीं है। तो कुल मिला के आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जिस बात पर सबकी राय एक जैसी हो जाए वो सेट होता है, और जिस बात पर सबकी राय एक जैसी नहीं होती है वो सेट नहीं होता है। यहां सबकी राय एक जैसी थी, 20 स्टूडेंट क्लास में थे तो इट इज सेट। यहां अल्फाबेट 26 होते हैं, सबकी राय एक जैसी थी, इट इज सेट। यहां सबकी राय अलग अलग थी, किसी को विराट कोहली अच्छा लगता था, किसी को रोहित शर्मा अच्छा लगता था, और किसी को शिखर धवन अच्छा लगता था बैट्समैन के रूप में। तो यहां सबकी राय अलग अलग थी, इसलिए सेट नहीं था। तो कुल मिला के आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं मैं कि सेट वो होता है जिस पर सबकी राय एक जैसी हो जाए, और सेट वो नहीं होता है जिस पर सबकी राय एक जैसी ना हो। अब बात करते हैं कि सेट से रिलेशन कैसे बनता है। रिलेशन पढ़ने से पहले आपको सीखना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डियर स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले सेट में जाने से पहले, सेट में आपको डिफाइन कर चुका हूं कि सेट क्या होता है। अब रिलेशन पे जाने से पहले आपको सीखना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट की मल्टीप्लाई को हम लोग बोलते हैं। दो सेट की मल्टीप्लाई को कैसे सर करके बताइए। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है, और एक सेट बी है, इसमें सपोज करो सिर्फ एक एलिमेंट है, या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर मैं एक सेट की दूसरे सेट में मल्टीप्लाई करता हूं तो जो उनकी मल्टीप्लाई के बाद रिजल्ट आता है उसको मैथमेटिक्स में सेट के रूप में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे सर? मान लीजिए मैं ए और बी दो सेट की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो हम इसको पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। पहले ए सेट लिखा हुआ है तो एक एलिमेंट आप इधर रख लीजिए 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर बी रख लीजिए, बी क्या है 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इक्वल, पहले 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, इनको लिखेंगे ऐसे 1 4, ऐसे इस वाले ब्रैकेट में हम लोग इसको बंद करेंगे। ये सिंबल होता है मल्टीप्लाई के लिए जब हम किन्हीं दो सेट की मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी 2 4, इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी 3 4। ये जो रिजल्ट आए हैं
1,4, 2,4, 3,4 इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या डियर स्टूडेंट्स? ऑर्डर पेयर। पढ़ते कैसे हम इनको? 1 goes with 4, इसको पढ़ेंगे 2 goes with 4 एंड 3 goes with 4। अगर मैं इनको इस कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसको कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है जो आपने सेट में पढ़ा होगा। अगर मैं इन ऑर्डर पेयर को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये जो रिजल्ट आया है इसको कहा जाता है सेट ए और सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? सेट ए और सेट बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे? एक बार और बताता हूं। जब मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई की है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, 1 की 4 के साथ 1,4, 2 की 4 के साथ 2,4, 3 की 4 के साथ 3,4। अगर मैं इनको इस तरह का कुल मिला के ब्रैकेट लगा दूं, पहले छोटा, इनको कहते हैं ऑर्डर पेयर। छोटे ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट इस तरह करके लिखे हुए हैं, ये एक ऑर्डर पेयर, दूसरे वाला ऑर्डर पेयर, तीसरे वाले, यानी कि 3 ऑर्डर पेयर यहां आए हैं जब मैंने सेट ए और सेट बी की मल्टीप्लाई की है। अगर मैं इनको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बंद कर देता हूं, मतलब कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, तो जो रिजल्ट आया है इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कुल मिलाकर सिंपल वे में कहूं, 2 सेट की मल्टीप्लाई कहते हैं। अब चलते हैं रिलेशन की डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। उसमें वर्ड बार बार यूज होगा, इसलिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं 2 सेट की आपको करनी सिखाई। अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन कैसे बना होगा? रिलेशन सेट समझा चुका हूं, रिलेशन के बारे में बात करते हैं। Relation. Let A and B are 2 non-empty set, then any subset of Cartesian product AB is called a relation from A to B. एक बार और बोलता हूं। Let A and B are 2 non-empty set, then any subset of Cartesian product AB is called a relation from A to B. अब मैं आपको सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है और उन 2 नॉन एम्प्टी सेट की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उनको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है और उन 2 नॉन एम्प्टी सेट की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। सर कैसे? करके बताता हूं। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है। एक में वही एग्जांपल लेता हूं, एक में 1 2 3 एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट में भी सिर्फ एक मैंने एलिमेंट लिया। मैंने कहा लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट। मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट लिए, एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया और मैंने इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की। करके बोलता हूं। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिया, तो यहां लिखा 1, 2, 3। कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की वैल्यू रखी 4 और मैंने इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की। 1 goes with 4, 1 goes with 4, 1 goes with 4, 2 goes with 4, 2 goes with 4, 3 goes with 4, 3 goes with 4। ये मेरे पास दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। अब जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे, जितने भी सबसेट होंगे, वे सारे सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। कैसे सर? जैसे मैंने एक रिलेशन लिखा, एक रिलेशन R1 और मैंने इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए, वो कुछ ऑर्डर पे ले लिए 2,4 और फिर यहां ले लिया 3,4 और इस प्रकार का रिलेशन बना के मैंने लिख डाला और मैंने सामने वाले से पूछा कि बताओ बेटा ये रिलेशन है या नहीं। तो ये रिलेशन है या नहीं ये डिपेंड करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी के सबसेट है तो हम इसको रिलेशन कहेंगे। सर कैसे? भाई सबसेट होने का मीनिंग ये है कि जो ऑर्डर पेयर यहां है 2,4 वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, जो ऑर्डर पेयर दूसरे वाला 3,4 यहां है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। यानी कि जो इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है, तो हम लोग कहेंगे कि R1 सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का। अर्थात
इसको हम ऐसे लिखेंगे R1 सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है। R1 सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट AB, R1 जो सबसेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का सबसेट है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि हाँ ये रिलेशन है। सर रिलेशन क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर पेयर मैंने यहां लिए हैं वो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है, इसलिए हम इसको रिलेशन कहेंगे। एक दूसरा रिलेशन लेता हूं, मान लीजिए मैंने अब की बार कोई दूसरा रिलेशन इस प्रकार लिया 1,4 ऑर्डर पेयर, फिर ले लिया मैंने 3,4 दूसरे वाला ऑर्डर पेयर, और अब की बार आपसे पूछा बताइए ये जो रिलेशन है R2 ये रिलेशन है या नहीं? तो 1,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर रहा है, 3,4 ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर रहा है, तो जो ऑर्डर पेयर यहां है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे R2 जो है ना वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 भी एक रिलेशन है। अब एक और रिलेशन लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां लिखा 1,4 और अब की बार लिख लिया मैंने यहां 3,5, और अब की बार मैंने जानने की कोशिश की कि बताइए आप ये रिलेशन है या नहीं है। रिलेशन होने का मूल मंत्र सिर्फ ये होता है कि जो उसमें ऑर्डर पेयर दिए गए हैं वो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में होने चाहिए। कैसे सर? जैसे 1,4 कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 3,5 नहीं है, तो हम यहां ऐसे लिखेंगे R3 डज नॉट सबसेट ऑफ, इसको ऐसे सिंबल बना देते हैं, डज नॉट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट AB, यानी कि जो रिलेशन R3 है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का सबसेट नहीं है, इसलिए R3 रिलेशन नहीं। तो कुल मिलाकर रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? कुल मिलाके रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हुई, मान लीजिए मेरे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है, एक सेट A लिया एक B। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए, जैसे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें उनकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं जो मेरे पास ये आए, और इसके जितने भी सबसेट होंगे वे सबसेट रिलेशन कहलाएंगे। जैसे इसका सबसेट ये वाला है R1 है, क्योंकि 2,4 इसमें है, 2,4 इसमें है, 3,4 इसमें, 3,4 इसमें, तो हम कहेंगे R1 रिलेशन है। R2 भी रिलेशन है क्योंकि R2 में जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है, तो 1,4 इसमें भी है, 3,4 इसमें भी है, तो कहेंगे R2 सबसेट, ये सबसेट का सिंबल होता है, R2 सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट AB। R2 जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का सबसेट है, इसलिए R2 रिलेशन है। अगर मैं R3 को देखता हूं, R3 कार्टेशियन प्रोडक्ट AB का सबसेट नहीं है, तो इसके लिए मैं मना कर दूंगा कि R3 डज नॉट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट AB। सर क्यों? क्योंकि 1,4 इसमें है, इसमें भी है, 3,5 ऑर्डर पेयर R3 में है बट कार्टेशियन प्रोडक्ट AB में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि R3 जो है आपका रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन होने का मीनिंग क्या हुआ? यदि मेरे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है और 2 नॉन एम्प्टी सेट है और उन दोनों की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं, तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट होते हैं वो रिलेशन कहलाते हैं। ये सबसेट है इसलिए रिलेशन है, ये सबसेट है इसलिए रिलेशन है, ये सबसेट नहीं है इसलिए रिलेशन नहीं है। ये मैंने आपको सिंपल वे में समझाने की बात की थी। बुक के अनुसार आपकी डेफिनेशन कहती है, लेट A and B are 2 non-empty sets, then any subset of Cartesian product AB is called a relation from A to B। ये मैंने रिलेशन की डेफिनेशन आपको एक तरह से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की। अब रिलेशन को मैं आपको ग्राफिक मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर अगर हमें किसी क्वेश्चन का ग्राफ दे दिया जाए और ग्राफ दे करके हमसे पूछा जाए कि ये रिलेशन है या नहीं, तो हम उसकी कैसे पहचान करेंगे। रिलेशन पहचान करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है ये, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर मेथड, यानी कि जब 2 सेट दे दिए जाए या तो 2 सेट की वो कार्टेशियन प्रोडक्ट देगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की देने के बाद कोई रिलेशन देगा और उन दोनों की आप एक तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो रिलेशन है या नहीं। लेकिन अगर उसने रिलेशन का आपको कोई ग्राफ दे दिया और पूछा गया कि बताओ बेटा ये रिलेशन है या नहीं, तो कैसे पहचान करेंगे।
मान लीजिए हमें कोई ग्राफ दे दिया गया। ग्राफिक सिस्टम बहुत बड़ा होता है डियर स्टूडेंट्स इस पूरे एडवांस मैथमेटिक्स में। हो सके तो ग्राफ पर जितनी पकड़ आप लोगों की बने उतना अच्छा रहेगा। अब ग्राफिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ग्राफिक सिस्टम की कहानी कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और किसी ने मुझे इस प्रकार का ग्राफ दे दिया, ये वाला ग्राफ, जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे, आगे के यानी कि आगे के चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड पे ये सारी चीजें हैं। इसको हम राइट हैंड पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? राइट हैंड पैराबोला। और इसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में हमसे पूछा गया, बताइए जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये रिलेशन है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा कीजिए, और वाई एक्स के पैरेलल ऐसी जगह लाइन ड्रा करनी है जो लाइन हमारे ग्राफ को कट करे, इंटरसेक्ट करे। सर कैसे? जैसे वाई एक्स है, वाई एक्स के पैरेलल इधर लाइन ड्रा नहीं करनी है, इधर मैंने वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा की। अगर मेरी ये लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पे कट करती है, एक जगह यहां, एक जगह यहां, तो इसका मतलब ये रिलेशन है। मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करने पर रिलेशन होता है, और सिर्फ एक पॉइंट पर कट करने पर फंक्शन होता है। वो फंक्शन मैं आपको जाके बताऊंगा। सिर्फ यहां रिलेशन की बात कर रहा हूं। यदि हमारे पास कोई ग्राफ है और उस ग्राफ पर हमने वाई एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, और हमारी वो लाइन जैसे ये मेरे पास कोई ग्राफ था, इसको हम राइट हैंड पैराबोला बोलते हैं, और ये लाइन अगर हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करती है, कौन से वाली लाइन? वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा कर। इधर लाइन ड्रा नहीं करनी है, वहां लाइन ड्रा करनी होती है जहां हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस की राइट साइड में है, तो कुल मिला के मुझे एक्स एक्सिस की राइट साइड में एक लाइन ड्रा करनी है। अगर वो लाइन एक से ज्यादा कट करती है हमारे ग्राफ के ऊपर, एक कट ये हुआ, एक कट ये हुआ, एक से ज्यादा कट करते ही वो हमारा ग्राफ रिलेशन कहलाता है। जैसे ये आपका है तो ये रिलेशन है। सपोज करो मेरे पास ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। मान लीजिए मेरे पास अब की बार कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया गया है, ये वाला ग्राफ, और मैंने इस ग्राफ में फिर वही वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा की, यहां ड्रा की, करेक्ट। तो मेरी इस लाइन ने वाई एक्स के पैरेलल, देखो यहां ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा करनी होती, कितनी जगह इंटरसेप्ट किया ग्राफ को, कितनी जगह ग्राफ को कट किया? 2 जगह, एक जगह ये और एक जगह ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। यानी कि जो ग्राफ है ये रिलेशन है, ये ग्राफ का रिलेशन है। जो रिलेशन है मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ रिलेशन है। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने यहां लिया, तीसरे वाला मैं लेता हूं। सपोज करो मैंने तीसरा कोई एग्जांपल लिया। अब की बार मैंने इस तरह की फिगर ली, ये फिगर। अब की बार फिर मैंने ये जानने की कोशिश की जो मुझे ग्राफ दिया गया है, ग्राफ रिलेशन का है या फंक्शन का। अगर मैं वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद ग्राफ पर एक ही कट पाता हूं तो फंक्शन होता है, एक से ज्यादा कट पाता हूं तो रिलेशन होता है। जैसे मैंने वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा की, सपोज करो मैंने इधर ड्रा की, ग्राफ को इस लाइन ने कितनी जगह कट किया? एक जगह। ये कटिंग नहीं है तो एक्स एक्सिस है, ग्राफ तो ये था ना मेरा, कितनी जगह कट किया? एक जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये जो मेरे पास ग्राफ है ये रिलेशन नहीं है। आप लिखेंगे नॉट रिलेशन। कोई भी ग्राफ या तो रिलेशन का होता है या फिर फंक्शन का होता है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये वाला। और ले लीजिए, जैसे मैंने ये कोई ग्राफ लिया, ये जो ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे। अब वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रा कीजिए। ग्राफ ने कितनी जगह कट किया? सिर्फ एक जगह। लाइन ने ग्राफ को कितनी जगह कट किया? एक जगह। इसलिए नॉट ए रिलेशन, नॉट ए रिलेशन। ये चीजें कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। नॉट ए रिलेशन, ये रिलेशन नहीं है। तो सर क्या है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन। चलो, ये तो मैंने आपको ये पहचान कराई कि यदि आपको कोई ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से हम लोग कैसे पहचान करें कि ये ग्राफ रिलेशन का है या फंक्शन का।
इसके मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। इसके ज़्यादा डीप में जाने के लिए आपको आगे मेरी क्लासेस देखनी होगी, मैं आपको सारी रिलेशन फंक्शन की डीप बातें बता दूंगा। अब बात करते हैं रिलेशन के बाद नंबर ऑफ रिलेशन की, कि आखिर हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने रिलेशन बना सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन किससे बना था? रिलेशन बना था कार्टेशियन प्रोडक्ट से। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट 1 2 3 था, और अभी जो मैंने किया एक सेट बी था, उसमें ये एलिमेंट था 4, और मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की थी, जो कुछ इस प्रकार आई थी 1, 4, 2, 4 और 3, 4। मैंने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वाली फाइंड की थी। अब मैं इससे कितने रिलेशन बना सकता हूं, सवाल ये पैदा होता है। अभी मैंने इससे कुछ आगे इसी क्वेश्चन में जब मैं आपको रिलेशन समझा रहा था, दो रिलेशन बना के बताए थे, एक R1 एक R2। जो R3 मैंने रिलेशन बनाया था वो रिलेशन नहीं था। अब मैं इसमें जो नंबर ऑफ रिलेशन की बात करता हूं, किन्हीं कि मतलब किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो हम लगाते हैं नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशन टू की पावर mn। तो सर m क्या है, n क्या है, पूरी डिटेल से बात बता। पहले बात क्लियर कर दूं, नंबर ऑफ रिलेशन का मीनिंग है 2 की पावर m। m का मतलब होता है जितने सेट, वो जितने एलिमेंट सेट ए में थे। m का मीनिंग क्या बताया मैंने m का मीनिंग बताया जितने एलिमेंट सेट ए में थे, जितने एलिमेंट सेट ए में थे। कितने एलिमेंट थे सेट ए में? 3, तो यहां 3 आ जाएगा। n का मीनिंग है जितने एलिमेंट सेट बी में थे, सिर्फ एक एलिमेंट था, तो क्या रिजल्ट आया? 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। इसका मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से मैं 8 रिलेशन बना सकता हूं। कितने रिलेशन? 8 रिलेशन। सर बना के दिखाओ ना। चलो बनाता हूं, कैसे जरा। हालांकि ये चीज कभी पूछेगा नहीं वो, लेकिन मैं बताता हूं। एक रिलेशन पहले वाला 1,4, ये रिलेशन। सर क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसको रिलेशन कहेंगे। दूसरे वाला R2 मैंने लिखा 2, 4, ये भी रिलेशन होगा। सर क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर पेयर है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। एक मैंने लिखा R3, इसमें मैंने लिखा 3, 4, ये भी आपका कुल मिलाकर के रिलेशन है, क्योंकि जो इसमें ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। फिर मैंने R4 लिया, R4 के बाद मैंने लिखा 1, 4 ऑर्डर पेयर 2, 4। अब जरा यहां ध्यान से देखना, जो इसमें 2 ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, इसलिए ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। कितने रिलेशन बनाए? 4। अब बात करता हूं R5 की। R5 में 1, 4 और 3, 4, इसमें मैंने 2 ऑर्डर लिए, 2 ऑर्डर पेयर लिए, और ये ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है। देखो 1, 4 और 3, 4, इसलिए ये भी रिलेशन है। इसके बाद मैंने R6 लिया, R6 में मैंने 2, 4 और 3, 4 लिया, ये भी आपका रिलेशन है, क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट्स 2, 4 इसमें भी है और 3, 4, ऐसा रिलेशन मैंने यहां कहीं नहीं लिया था। देखो यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया। इसके बाद मैंने R7 लिया, R7 में मैंने क्या लिया? 1, 4 और 2, 4 और 3, 4। जो ऑर्डर पेयर मैंने इसमें लिए वे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है, इसलिए रिलेशन है। और लास्ट में मैंने लिया R रिलेशन नंबर 8, जो कि 5 लिख करके इस प्रकार छोड़ दिया। ये सभी का 5 जिसको हम बोलते हैं, सभी रिलेशन का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये सबके लिए होता है, एक रिलेशन ही हो। भाई ये 5 इसका सबसेट है ना। सबसेट आप जानते हैं सबसेट क्या होता है। इसमें इसका मतलब 5 का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको सिंपल वे में ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर के कितने रिलेशन हुए? 8 से ज्यादा में और कोई रिलेशन लिख भी नहीं सकता। तो अगर आपसे कोई पूछता है कितने नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, तो इसके लिए सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दिया। आप फार्मूला लगाइए 2 की पावर m into n, where m is number of element in set A and n is number of element in set B।
ये नंबर ऑफ रिलेशन वाला टॉपिक था। बात आती है डोमेन। डोमेन क्या होता है? डोमेन 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 जो होता है ना डियर स्टूडेंट, डोमेन ये आपको बहुत बार 12th में बार बार देखने को, 12th इसी चीज से भरी हुई है, बार बार आपको सुनने को वर्ड मिलेगा। डोमेन जो होता है सबसेट होता है सेट ए का। सेट ए मेरे पास क्या था? सेट ए में 1 2 3 4 ये 3 एलिमेंट थे। सेट बी में कितने एलिमेंट थे? सिर्फ एक एलिमेंट था। तो जो डोमेन होता है सेट ए का एलिमेंट होता है, सेट ए का सबसेट होता है। अर्थात अगर मैं इस किसी भी क्वेश्चन के लिए डोमेन की बात करूं तो डोमेन की जो वैल्यू हो सकती है या तो ये सारी हो सकती है 1 2 3 4, या फिर सिर्फ एक अकेला 1 हो सकता है, या फिर एक अकेला 2 हो सकता है, या 1 2 करके इस प्रकार हो सकते हैं। यानी कि डोमेन की वैल्यू इन 3 एलिमेंट से ज्यादा कभी नहीं जाएगी। मैक्सिमम 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 भी लिखे जा सकते हैं डोमेन में। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का डोमेन क्या है। सिर्फ एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, सिर्फ 2 भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएगा। डोमेन इतना यहां ध्यान रखिए, जो डोमेन होता है सेट ए का सबसेट होता है। इसी प्रकार बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज, रेंज क्या होता है? रेंज। अब बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स रेंज के बारे में। रेंज जो हम बोलते हैं, रेंज जो होती है, रेंज सबसेट होती है सेट बी की। अर्थात सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4। तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आ सकता है 4, इससे ज्यादा कभी कोई एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट के लिए। तो डोमेन क्या हुआ? सबसेट ऑफ सेट ए। रेंज क्या हुआ? सेट, सबसेट ऑफ सेट बी। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। फिर मैंने आपको रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड की। यदि मेरे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है और उनकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता है उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको रिलेशन समझाने की कोशिश की। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। उसको हम रिलेशन कहते हैं। यदि मेरे पास कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट है और उनकी मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। इसके बाद मैंने नंबर ऑफ रिलेशन समझा। नंबर ऑफ रिलेशन का मीनिंग होता है 2 की पावर mn, वेयर m इज नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट ए एंड n इज नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेट बी। इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया? डोमेन। डोमेन जो होता है वो सबसेट होता है सेट ए का। रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है सबसेट होता है सेट बी का। इसको बार बार वीडियो को देखना, बहुत अच्छा चैप्टर है, आगे 12 तक काम आने वाला चैप्टर है, मन लगा करके पढ़ना डियर स्टूडेंट्स। बस आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो लेक्चर में मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि इस थोड़ी सी आपकी पहले वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ओके बेटा।